राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत जबरी छुट्टी, ले ऑफ और छटनी रिट्रीसमेंट के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है। कल्याणकारी समाज में नियोजक को ये निरपेक्ष अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह जब चाहे और जिसे चाहे अपने उद्योग में नियुक्त करे और जब चाहे उसे सेवा से मुक्त कर दे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में अध्याय 5A औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1953 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें नियोजक द्वारा श्रमिकों की जबरी छुट्टी और छटनी करने पर प्रतिकर की व्यवस्था की गई। अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में अध्याय 5 का जोड़कर जो नियोजक जब चाहे जब श्रमिकों को नियोजन से निकाल देता था, पर अंकुश लगाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में 1953 में संशोधन करके अध्याय 5A जोड़ा गया और उसमें ये प्रावधान किए गए कि यदि नियोजक द्वारा श्रमिकों की जबरी छुट्टी और छटनी करने पर प्रतिकर की व्यवस्था की गई। यदि नियोजक श्रमिक की जबरी छुट्टी करता है या छटनी करता है तो नियोजक पर यह दायित्व आरोपित किया गया कि वह श्रमिकों को प्रतिकर प्रदान करे। यदि नियोजक के समक्ष ऐसा कारण है जो कि उसके नियंत्रण से बाहर है और जिसके परिणाम स्वरूप वह श्रमिकों को नियोजन देने में विफल हो जाता है, तो नियोजक को ऐसी श्रमिकों को सेवा मुक्त करने का अधिकार नहीं है। यदि नियोजक के समक्ष ऐसा कारण है कि उसके नियंत्रण से बाहर है और जिसके परिणाम स्वरूप वह श्रमिकों को नियोजन देने में विफल हो जाता है, तो नियोजक को ऐसे श्रमिक को सेवा मुक्त करने का अधिकार नहीं है। तो नियोजक को ऐसे श्रमिकों को सेवा मुक्त करने का अधिकार नहीं है, बल्कि नियोजक अस्थायी समय के लिए श्रमिकों को जबरी छुट्टी दे सकता है तथा नियोजक अधिनियम की धारा 25G के अधीन प्रतिकर देने को भी बाध्य है। जबरी छुट्टी, ले ऑफ को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। धारा 2 के अनुसार जबरी छुट्टी से तात्पर्य किसी श्रमिक को अस्थायी रूप से काम से अलग रखने अथवा उससे काम न लेने से है। तो जबरी छुट्टी से तात्पर्य है किसी श्रमिक को अस्थायी रूप से काम से अलग रखने अथवा उसे काम न लेने से। यदि श्रमिक को अस्थायी रूप से काम से अलग कर दे तथा उसे काम में न लिया जाए नियोजक द्वारा, तो उसको जबरी छुट्टी कहते हैं। इस दौरान नियोजक और श्रमिक के संबंध समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि निलंबित हो जाते हैं। तो इस ड्यूरेशन में नियोजक और श्रमिक के संबंध समाप्त नहीं होते, बल्कि निलंबित हो जाते हैं और असामान्य कारण की समाप्ति पर श्रमिक को वापस लिया जा सकता है। जिस असामान्य कारण के लिए, यदि वह कारण ऐसा हो कि नियोजक के नियंत्रण से बाहर हो, जिसके परिणाम स्वरूप वह श्रमिक को नियोजन देने में विफल रहा था, और वह कारण यदि समाप्त हो जाता है, तो वह श्रमिकों को वापस काम पे ले सकता है। अतः जबरी छुट्टी से तात्पर्य श्रमिक को अस्थायी रूप से काम से अलग कर देने से तथा उसे काम में न लेने से, तथा इस दौरान नियोजक और श्रमिक के संबंध समाप्त नहीं होते, बल्कि निलंबित हो जाते हैं। और जिस कारण से श्रमिक को अस्थायी रूप से काम में लेने से अलग किया गया था या काम में नहीं लिया गया था, अगर वो कारण समाप्त हो जाता है तो श्रमिक को वापस काम पे लिया जा सकता है।
नियोजक किसी भी श्रमिक को कोयले की कमी हो गई या विद्युत शक्ति की कमी, कच्चे माल की कमी, तैयार माल का स्टॉक अधिक हो जाने के कारण, यंत्र या मशीनरी में खराबी के कारण, प्राकृतिक प्रकोप आदि के कारण श्रमिक को जबरी छुट्टी पर भेज सकता है। अगर नियोजक श्रमिक को जबरी पर छुट्टी पर भेजता है तो नियोजक पर इस अधिनियम में ये दायित्व अधिरूपित किया गया है कि वह अधिनियम के प्रावधान के अनुसार श्रमिक को प्रतिकर प्रदान करे। वर्कमैन ऑफ दीवानी टी एस्टेट बनाम उसके प्रबंधक 1964 LLJ के महत्वपूर्ण वाद में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि नियोजक आर्थिक संकट के आधार पर श्रमिकों को जबरी छुट्टी पर नहीं भेज सकता। तो न्यायालय ने ये महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि नियोजक आर्थिक संकट के आधार पर श्रमिकों को जबरी छुट्टी पर नहीं भेज सकता। तो नियोजक ये कह के नहीं बच सकता कि उसको उद्योग में प्रतिफल की प्राप्ति कम हो रही है या उसको उद्योग में घाटा लग गया, इस आधार पर वह श्रमिक की जबरी छुट्टी पर नहीं भेज सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं छटनी को अधिनियम की धारा 200 में परिभाषित किया गया है। छटनी से तात्पर्य श्रमिकों के आवश्यकता से अधिक होने पर उद्योग के चालू रहने के दौरान किसी कर्मकार को काम से अलग करने से है। तो छटनी से तात्पर्य श्रमिकों के आवश्यकता से अधिक होने पर उद्योग के चालू रहने के दौरान किसी कर्मकार को काम से अलग करने से है। तो श्रमिक यदि उद्योग में श्रमिक आवश्यकता से अधिक हो जाए तो नियोजक कर्मकार को काम से अलग कर देता है, तो उसे छटनी कहते हैं। परंतु ये जो काम से अलग करें वह उद्योग के चालू रहने के दौरान किया जाना आवश्यक है। तो छटनी का तात्पर्य नियोजक द्वारा कर्मकार को सेवा से मुक्त करना है। छटनी किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान दंडात्मक स्वरूप में नहीं की जा सकती है। छटनी किसी भी कारणवश की जा सकती है। नियोजक की इच्छा पर निर्भर है कि वह अपने उद्योग का संचालन किस प्रकार करे। मितव्ययता, आर्थिक सुधार, श्रम बचाने वाली किसी यांत्रिक प्रक्रिया आदि के नाम पर छटनी की जा सकती है। छटनी में उद्योग का कार्य संचालन चलता रहता है और उद्योग के चालू रहने के दौरान अवशेष जो सरप्लस वर्कर है, जो सरप्लस श्रमिक है, उन श्रमिकों को काम से हटाया जाता है। तो छटनी में उद्योग का कार्य संचालन के दौरान मतलब उद्योग के चालू रहने के दौरान अवशेष श्रमिकों को, जो सरप्लस श्रमिकों को काम से हटाया जाता है। AS प्रोडक्ट्स एजेंसी बनाम औद्योगिक अधिकरण AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण वाद में उच्चतम न्यायालय ने छटनी की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि छटनी का अभिप्राय अधिशेष सरप्लस श्रमिकों को सेवा मुक्त करना है, उद्योग को बंद करना छटनी में सम्मिलित नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि छटनी का क्या अभिप्राय है। छटनी अधिशेष सरप्लस श्रमिकों को सेवा मुक्त करना है, उद्योग को बंद करना छटनी में सम्मिलित नहीं है। उद्योग को बंद करना छटनी में सम्मिलित नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में 1972 में संशोधन किया गया तथा धारा 25 चेक जोड़ी गई, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि नियोजक उद्योग को बंद करने से पूर्व कम से कम 60 दिन की पूर्व सूचना समुचित सरकार को देकर उद्योग बंदी की अनुमति प्राप्त करे। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन किया गया 1972 में औद्योगिक विवाद अधिनियम में, और नियोजक पे ये दायित्व अधोरभित किया गया कि नियोजक उद्योग को बंद करने से पूर्व कम से कम 60 दिन की पूर्व सूचना समुचित सरकार को देकर उद्योग बंदी की अनुमति प्राप्त करें। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में पुनः वर्ष 1976 में संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि ऐसे औद्योगिक संस्थान
जिनमें 300 या इससे अधिक कर्मकार कार्यरत है। ऐसे औद्योगिक संस्थान जिसमें 300 या इससे अधिक कर्मकार कार्यरत है, नियोजक जबरी छुट्टी, छटनी या उद्योग बंदी समुचित सरकार की पूर्व अनुमति लेकर ही करेगा। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में 1972 तथा 1976 में महत्वपूर्ण संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि यदि किसी औद्योगिक संस्थान में 300 या उससे अधिक कर्मकार है तो नियोजक पर यह दायित्व अधोरेखित किया गया कि जबरी छुट्टी, छटनी या उद्योग बंदी तभी करेगा जब समुचित सरकार की पूर्व अनुमति लेकर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यदि नियोजक जबरी छुट्टी पर श्रमिक को भेजता है या श्रमिक की छटनी करता है तो नियोजक पर यह दायित्व आरोपित किया गया है कि वह श्रमिक को प्रतिकर प्रदान करे। तो जबरी छुट्टी के लिए प्रतिकर अधिनियम की धारा 25 क उन औद्योगिक संस्थाओं का उल्लेख करती है जिन पर धारा 25 ग से 25 ड के उपबंध लागू होंगे तथा जिन्हें जबरी छुट्टी के लिए प्रतिकर देना होगा। धारा 25 क में ही ये उपबंधित किया गया है कि उन औद्योगिक संस्थानों में प्रतिकर देने संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे जो मौसमी प्रकृति के हैं अथवा जिनमें कार्य का संचालन अंतरालों में किया जाता है। तो उन औद्योगिक संस्थानों में प्रतिकर देने का प्रावधान नहीं किया गया है जो मौसमी प्रकृति के हों, जिनमें कार्य का संचालन अंतरालों में किया जाता हो अथवा जिनमें औसतन पूर्व माह में 50 से कम कर्मकार कार्य करते हो, वहाँ नियोजक प्रतिकर देने के लिए लायबल नहीं है। अधिनियम की धारा 25 क में के स्पष्टीकरण में ये प्रावधान किया गया है कि समस्त कारखाने जो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 ड की परिभाषा में आते हैं तथा ऐसी खान जो खान अधिनियम 1952 की धारा 2 सबसेक्शन 1 की परिभाषा में आती है तथा प्लांटेशन लेबर अधिनियम 1951 की धारा 2 में परिभाषित प्लांटेशन उस औद्योगिक संस्थान की परिभाषा में आएंगे जिन पर जबरी छुट्टी के लिए प्रतिकर से संबंधित उपबंध लागू होंगे। तो अधिनियम की धारा 25 क में स्पष्टीकरण में जिन जिन औद्योगिक संस्थानों में जबरी छुट्टी पर प्रतिकर के प्रावधान किए गए का उल्लेख किया गया है, जिनमें कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 ड की परिभाषा में जो भी कारखाने आते हैं उन पर, खान अधिनियम 1952 की धारा 2 की धारा 1 की परिभाषा में आने वाले तथा प्लांटेशन लेबर अधिनियम 1951 की धारा 2 में परिभाषित प्लांटेशन उस औद्योगिक संस्थान में की परिभाषा में आएंगे जिन पर जबरी छुट्टी के प्रतिकर संबंध में उपबंध लागू होंगे। ऐसे औद्योगिक संस्थान में पिछले माह में औसतन 50 या इससे अधिक कर्मकार कार्यरत होने चाहिए। तो जबरी छुट्टी के लिए प्रतिकर तभी प्रदान किया जाएगा जब उस औद्योगिक संस्थान में पिछले माह में औसतन 50 या इससे अधिक कर्मकार कार्यरत हो। यदि किसी औद्योगिक संस्थान में औसतन 50 से कम कर्मकार कार्यरत है तो वह संस्थान जबरी छुट्टी करने पर श्रमिक को प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऐसे औद्योगिक संस्थान जिनमें पिछले माह में औसतन 50 या इससे कर्मकार कार्यरत नहीं है तो वहाँ फिर जबरी छुट्टी के लिए नियोजक को श्रमिक को प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जबरी छुट्टी के लिए प्रतिकर नियोजक द्वारा श्रमिक को तभी दिया जाता है जबकि श्रमिक का नियंत्रण व सेवा में हो। अगर श्रमिक नियंत्रण सेवा में नहीं है तो नियोजक श्रमिक को जबरी छुट्टी पर भेजने पर प्रतिकर देने के लिए दायित्वधीन नहीं है। धारा 25 ख के अंतर्गत नियंत्रण सेवा के बारे में उपबंध किए गए हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि कर्मकार इस अध्याय के अधीन जबरन छुट्टी के लिए छटनी या उद्योग बंदी की स्थिति में प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि 1 वर्ष या इससे अधिक समय से उस औद्योगिक संस्थान में सेवारत है। तो श्रमिक की निरंतर सेवा में उसी श्रमिक को माना जाएगा जो उस औद्योगिक संस्था में 1 वर्ष या इससे अधिक समय से उस औद्योगिक संस्था में सेवारत होगा।
निरंतर सेवा से तात्पर्य है कि इसके लिए इस धारा के अनुसार एक कर्मचारी किसी अवधि के लिए निरंतर सेवा में माना जाएगा यदि वह उस अवधि में बिना रोक के सेवा में रहा हो, और यदि कोई रोक लगाई गई हो तो वह रोक किसी बीमारी के कारण या अधिकृत अवकाश के कारण या दुर्घटना के कारण या वैधानिक हड़ताल के कारण या तालाबंदी के कारण या कार्य में ऐसे व्यवधान के कारण जिसे श्रमिक का स्वयं कोई दोष नहीं हो। अगर कोई ऐसा कारण हो जाए जिसमें श्रमिक का कोई दोष नहीं हो तो उसको भी श्रमिक, जिसके कारण श्रमिक नियोजन स्थल पर काम पर नहीं आ पाया हो, उसको तब भी ये श्रमिक का निरंतर सेवा में माना जाएगा। सूर एनामल एंड स्टेपिंग वर्क्स लिमिटेड बनाम उनके कर्मकारगण के मामले में के महत्वपूर्ण मामले में ये अभिनिर्णित किया गया कि 1 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए कर्मकार को 2 शर्तें पूरी करनी होगी। तो न्यायालय ने जो श्रमिक का जो निरंतर सेवा वाला कॉन्सेप्ट था, श्रमिक का निरंतर सेवा में रहते हुए अगर उसकी जबरी छुट्टी की जाती है तो ही वह प्रतिकर का अधिकार रखता है। तो निरंतर सेवा के लिए कर्मकार को 2 शर्तें पूरी करनी होगी। प्रथम शर्त, उसको उसकी नियुक्ति 12 कैलेंडर माह की हो, और दूसरी शर्त है कथित 12 माह की अवधि में उसने वास्तविक रूप से कम 240 दिन तक कार्य किया हो। तो 2 शर्तें हैं, उसकी नियुक्ति 12 कैलेंडर माह की हो और कथित 12 माह की अवधि में उसने वास्तविक रूप से कम 240 दिन तक कार्य किया हो, तो श्रमिकों को निरंतर सेवा में माना जाएगा। अधिनियम की धारा 25 ग के अधीन नियोजक पर दायित्व अधिरूपित किया गया है कि जबरी छुट्टी के दौरान यदि श्रमिक निश्चित किए हुए समय पर प्रतिदिन उपस्थित होता है तो उसे प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा। प्रतिकर की राशि श्रमिक की कुल मजदूरी और महंगाई भत्ता, जो कि यदि उसकी जबरी छुट्टी नहीं की जाती तो उसे प्राप्त होता का 50% के बराबर दिया जाएगा। तो श्रमिक को यदि नियोजक जबरी छुट्टी पर भेजता है तो नियोजक को कितना प्रतिकर मिलेगा, इसके संबंधी प्रावधान अधिनियम की धारा 25C में किया गया है, जिसके अनुसार प्रतिकर की राशि श्रमिक की कुल मजदूरी और महंगाई भत्ता, जो कि यदि उसकी श्रमिक की जबरन छुट्टी नहीं की जाती, जो उसे प्राप्त होता का 50% उसको नियोजक द्वारा श्रमिक को प्रतिकर दिया जाएगा। 3 अवस्थाएं ऐसी है जिसमें कर्मकार को प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 25 ड में 3 परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें श्रमिक जबरी छुट्टी हेतु प्रतिकर पाने का अधिकारी नहीं होगा। तो प्रथम जो परिस्थिति है वह नियोजक को यह अधिकार देती है कि वह श्रमिक को उसी औद्योगिक संस्थान में या अपने किसी अन्य औद्योगिक संस्थान में, जो कि उसी शहर में 5 मील की दूरी से अधिक पर स्थित नहीं होनी चाहिए, दूसरा कार्य देता है। यदि नियोजक किसी दूसरे औद्योगिक संस्थान में, जो कितना 5 मील की दूरी से अधिक नहीं हो, अगर श्रमिक को दूसरे कार्य दे देता है जिसके लिए वही मजदूरी देने को तैयार हो, तो श्रमिक पहले से पा रहा था तथा जिसके लिए कर्मकार को विशेष योग्यता या कुशलता की आवश्यकता नहीं थी, तो श्रमिक उस वैकल्पिक नियोजन को स्वीकार करेगा। यदि वह ऐसा करने से इनकार करता है तो जबरी छुट्टी के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। तो धारा 25 ड में ये 3 परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसके तहत कर्मकार जबरी छुट्टी के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। प्रथम परिस्थिति के तहत यदि नियोजक ने अपने नियोजन स्थल से ही 5 मील की दूरी पर स्थित किसी अन्य औद्योगिक संस्थान में उसको नियोजन दिया है तो फिर श्रमिक प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। दूसरी जो परिस्थिति है, यदि श्रमिक प्रतिदिन निर्धारित समय पर अपने आप को काम करने हेतु उपस्थित नहीं करता है तो उसे जबरी छुट्टी का प्रतिकर प्राप्त नहीं होगा। यदि श्रमिक प्रतिदिन निर्धारित समय पर अपने आप को काम करने हेतु उपस्थित नहीं करता है तो उसे जबरी छुट्टी का प्रतिकर प्राप्त नहीं होगा। तीसरी जो परिस्थिति है, यदि नियोजक औद्योगिक संस्थान के एक भाग के
श्रमिकों की जबरी छुट्टी इसलिए देता है कि संस्थान के दूसरे भाग के श्रमिकों ने हड़ताल रखी है। यदि नियोजक ने औद्योगिक संस्थान के एक भाग के श्रमिक की जबरी छुट्टी इसलिए देता है कि संस्थान के दूसरे भाग के श्रमिकों ने हड़ताल कर रखी है, तो नियोजक श्रमिक को प्रतिकर प्रदान करने के लिए दायित्वधीन नहीं होगा। अब आता है छटनी के लिए प्रतिकर। यदि नियोजक द्वारा श्रमिक की छटनी की जाती है तो उस अवस्था में श्रमिक को कितना प्रतिकर मिलेगा, इस संबंध में प्रावधान अधिनियम की धारा 25 के उपधारा ख में किए गए हैं। छटनी से पूर्व नोटिस के अतिरिक्त धारा 25 की उपधारा ख के अधीन नियोजक द्वारा उस श्रमिकों को जिसे कार्य मुक्त किया जा रहा है छटनी के समय उसकी पूर्व सेवाओं के बदले प्रतिकर देना होगा, जो कि प्रत्येक लगातार सेवा के 1 वर्ष या 6 माह से अधिक के उसके किसी भाग की सेवा के लिए 15 दिन की औसतन मजदूरी देनी होगी। कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी? प्रत्येक लगातार सेवा के 1 वर्ष या 6 माह से अधिक के उसके किसी भाग की सेवा के लिए 15 दिन की औसतन मजदूरी देनी होगी। 15 दिन की। उदाहरण के लिए यदि श्रमिक ने 7 वर्ष 2 माह किसी औद्योगिक संस्थान में काम किया है तो उसकी छटनी करने पर 1 माह के नोटिस के अतिरिक्त 7 वर्ष की सेवा के लिए प्रति वर्ष के 15 दिन के हिसाब से 3.5 माह की औसत मजदूरी देनी होगी। अब छटनी की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 25(6) में किया गया है। धारा 25(6) के अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर यह उबंधित किया गया है कि एक ही श्रेणी में कार्यरत कर्मकारों में सबसे बाद में आने वाले कर्मकार की सबसे पहले छटनी की जानी चाहिए। तो अधिनियम की धारा 25(6) में छटनी का प्रक्रिया बताई गई है, जिसके अनुसार एक ही श्रेणी में कार्यरत कर्मकारों में से सबसे बाद में आने वाले कर्मकार की सबसे पहले छटनी की जानी चाहिए। जो बाद में कर्मकार आएगा उसकी सबसे पहले छटनी की जाएगी। तो छटनी से संरक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। उसमें से जो पहली शर्त है वह है अधिनियम की धारा 2 घ के अंतर्गत उसे कर्मकार की परिभाषा में सम्मिलित होना आवश्यक है। जो छटनी का प्रतिकर तभी प्राप्त करेगा यदि वह अधिनियम की धारा 2 घ के अंतर्गत उसे कर्मकार की परिभाषा में सम्मिलित होना आवश्यक है, तभी श्रमिक को छटनी के लिए प्रतिकर प्राप्त होगा। दूसरी जो शर्त है, कर्मकार भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार भारतीय नागरिक हो। तो कर्मकार संविधान के प्रावधान के अनुसार भारतीय नागरिक होना चाहिए। किसी विदेशी नागरिक को जो भारतवर्ष के किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में काम करता हो अधिनियम की धारा 25(6) का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। तीसरी जो आवश्यकता है वह है यह आवश्यक है कि कर्मकार अधिनियम की धारा 2T के अंतर्गत यथा परिभाषित उद्योग में कार्यरत हो। जो धारा 2T में उद्योग को परिभाषित किया गया उस उद्योग में ही श्रमिक कार्यरत होना चाहिए, तभी उसे छटनी संबंधित संरक्षण प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। कर्मकार औद्योगिक प्रतिष्ठान की किसी विशिष्ट श्रेणी में आता हो। नेक्स्ट जो शर्त है, नियोजक और कर्मकार के बीच अंत में आए पहले जाए के सिद्धांत के विपरीत कोई अनुबंध नहीं हुआ हो। तो नियोजक और कर्मकार के बीच में जो अंत में आए तथा पहले जाए के सिद्धांत के विपरीत कोई अनुबंध नहीं हुआ हो। तो ये उपरोक्त 5 आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर ही छटनी के संबंध में श्रमिक प्रतिकर प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा नहीं कर सकेगा। अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में 1953 में संशोधन करके अध्याय 5 का जोड़कर महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जिसके तहत नियोजक पे ये दायित्व आरोपित किया गया कि यदि वह श्रमिक की जबरी छुट्टी करता है या छटनी करता है तो नियोजक पर प्रतिकर का भुगतान करने का दायित्व आरोपित किया गया है। थैंक यू।